हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स भगत सिंह का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 28 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। स्कॉट नाम के पुलिस अधीक्षक ने जुलूस को रोक लिया। साइमन वापस जाओ। स्कॉट ने जुलूस पर लाठीचार्ज का आदेश दिया, परंतु प्रदर्शनकारी अपनी जगह पर डटे रहे। साइमन हाय हाय, साइमन हाय हाय, साइमन वापस जाओ। अब सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस ने लाला जी को अपना निशाना बनाया। साइमन हाय हाय, टोडी बच्चा हाय हाय। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला जी के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया। देखना लाला जी को कोई हानि ना पहुंचे। परंतु लाठियों की बौछार से घेरा टूट गया। साइमन वापस जाओ। सैंडर्स ने खुद लाला जी के सिर पर लाठी दे मारी। खून बहने लगा। इस शैतान से मैं खुद निपट लूंगा। लाला जी गिर पड़े। भगत सिंह और नौजवान भारत सभा के कुछ सदस्यों ने लाला जी को सहारा दिया। इस घटना के कुछ समय बाद लाला जी ने एक सभा में भाषण देते हुए कहा, मुझ पर बरसाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का इन चोटों के कारण देहांत हो गया। शेरे पंजाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। लाला जी के पार्थिव शरीर को अग्नि के सिपुर्द करने के बाद लोग वापस चले गए, परंतु भगत सिंह और उनके साथी वहीं ठहरे रहे। लाला जी, अब आप हमारे बीच नहीं रहे। हम प्रण करते हैं कि हम आपकी मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों ने अपनी बैठक बुलाई। शैतान स्कॉट लाला जी की मृत्यु का जिम्मेदार है। उसे खत्म करना होगा। 1928 दिसंबर का पहला सप्ताह। यह काम भगत सिंह के नेतृत्व में होगा और राजगुरु उनके साथ रहेंगे। उसकी चिंता मत करो, तुम भी मुझे लेकिन भगत सिंह तो आसानी से पहचाने जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, तुम भी मुझे पहचान ना पाओगे। जय गोपाल, तुम स्कॉट के आने जाने पर नजर रखो। उसको पहचान कर इशारा करने की जिम्मेदारी तुम पर है। बहुत अच्छा। चंद्रशेखर जी, हमारे बचकर निकलने के रास्ते की जिम्मेदारी आप पर होगी। हाँ, ऐसा ही होगा भगत सिंह। निश्चित समय पर भगत सिंह पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंच गए। उन्होंने बाल कटवा कर अपना भेष बदल लिया था। चंद्रशेखर आजाद साइकिल पर वहां आए। राजगुरु पैदल वहां पहुंचे, सब अलग अलग। जय गोपाल इशारा करने के लिए पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। शैतान को जरा शैतान को जरा आने दो। अपने रोजमर्रा के समय के मुताबिक सैंडर्स, जिसने लाला जी को लाठियों से पीटा था, अपने दफ्तर से बाहर निकला। उसने अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। जय गोपाल ने उसे स्कॉट समझा और इशारा किया। भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चला दी। सैंडर्स गिर पड़ा। सारे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस कर्मचारियों ने सीटियां बजाईं और अपने रिवॉल्वर तान लिए। मुझे पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ करना चाहिए। हेड कांस्टेबल चंदन सिंह और दो दूसरे कांस्टेबलों ने भगत सिंह और राजगुरु का रास्ता काटने की कोशिश की। आजाद ने चंदन सिंह को अपनी तरफ आते हुए देखा। हाय, मैं तुम्हारी जान तो लेना नहीं चाहता था, परंतु मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं। इस खलबली में राजगुरु और आजाद एक साइकिल पर सवार होकर और भगत सिंह दूसरी साइकिल पर बच निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम भगत सिंह और उसके साथियों का है। पुलिस ने बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पहरा लगा दिया। इसी बीच लाल पोस्टर सारे शहर की दीवारों पर दिखाई देने लगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। इनकलाब जिंदाबाद। बलराज। बलराज आजाद का फर्जी नाम था। एक तरफ लाहौर की पुलिस क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रही थी, दूसरी तरफ भगत सिंह भगवती चरण के बेटे शची को गोद में उठाए और दुर्गा भाभी को साथ लिए कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। राजगुरु, जिन्होंने घरेलू कर्मचारी का रूप धारण कर रखा था, उनके साथ थे। क्या मैं उनसे पूछताछ करूं? पागल मत बनो। अब हम लोग सुरक्षित हैं। भगवान का शुक्र है। उन पुलिस कर्मचारियों को देखकर मुझे तो पसीना आ गया था। आजाद साधुओं के भेष में साधुओं की एक टोली के साथ भजन गाते हुए शहर से निकल गए। हरे रामा हरे कृष्णा।
दुर्गा के पति भगवती चरण उन दिनों कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में कलकत्ता गए हुए थे। उनको एक तार मिला। डाक और तार विभाग, भारत सरकार। भाई के साथ पहुंच रही हूँ। दुर्गा, पता नहीं यह भाई कौन है। भगवती चरण उनको लेने के लिए स्टेशन पर गए। अच्छा भगत सिंह, आप हैं भाई दुर्गा के। मैं सोच में पड़ गया था, इसका तो अपना कोई भाई नहीं है। बंगाली पोशाक में भगत सिंह कलकत्ता में क्रांतिकारियों से संपर्क करते रहे। वहां उनकी मुलाकात यतीन दास से हुई। कुछ महीनों बाद क्रांतिकारियों की दिल्ली में एक बैठक हुई। आज़ाद जी, मेरा सुझाव है कि बहरों के कान खोलने के लिए केंद्रीय विधानसभा में जो लोगों पर ज़्यादा सख्ती करने के लिए एक कानून बनाने वाली है, बम फेंका जाए। भगत सिंह, आपका सुझाव मंजूर है, परंतु इस एक्शन में बटुकेश्वर दत्त आपके साथ जाएंगे। अपने लक्ष्य के प्रचार के लिए हम अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। यह एक्शन 8 अप्रैल 1929 को होगा। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और दत्त केंद्रीय विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठ गए। ज्यों ही वाइसराय की कैंसिल का अंग्रेज सदस्य यह घोषणा करने के लिए उठा कि वाइसराय ने सख्ती वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, भगत सिंह और दत्त ने विधानसभा के हॉल में बम फेंक दिए। धाए धाए। उसके बाद पिस्तौल को हवा में फायर किए। इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद। फिर उन्होंने विधानसभा में पोस्टर फेंके। बहरों के कान खोलने के लिए धमाका आवश्यक है। बलराज, कमांडर इन चीफ। ये लो हमारे पिस्तौल और भीड़ में खो जाओ। जल्दी करो, हमारे पास कोई हथियार नहीं। डरो मत, तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो। उनकी गिरफ्तारी के समय भगवती चरण, दुर्गा भाभी और उनका बेटा शची भी भीड़ में मौजूद थे। लंबू चाचा। दिल्ली 12 जून 1929। इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया और उम्र कैद की सजा दी गई। भगत सिंह को मियां वाली जेल और दत्त को लाहौर की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 10 जुलाई 1929 लाहौर षड्यंत्र केस सेंट्रल जेल में शुरू हुआ। उन दिनों भगत सिंह और दत्त, जो भूख हड़ताल पर थे, स्ट्रेचरों पर अदालत में लाए गए। इनकलाब जिंदाबाद। जज ने नारे लगाने पर आपत्ति की। ऑर्डर ऑर्डर, यह बहुत ही अनुचित है। पुलिस अभियुक्तों पर टूट पड़ी और उन्हें लाठियों से पीटा। इनकलाब जिंदाबाद। माय लॉर्ड, उन्होंने ब्रिटिश ताज के विरुद्ध जंग की है। हमें राजनैतिक कैदियों का दर्जा दिया जाए। सरकार ने अभियुक्तों को राजनीतिक कैदियों को दर्जा देने से इनकार कर दिया। उनकी भूख हड़ताल जारी रही, जिसके कारण पतिन दास का देहांत हो गया। पतिन दास भूख हड़ताल के 63वें दिन चल बसे। यतीन दास अमर रहें। इनकलाब जिंदाबाद। यतीन का मृतक शरीर कलकत्ता ले जाया गया। इस बीच वायसराय ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अंतर्गत एक विशेष अदालत स्थापित की गई, जो अभियुक्तों, उनके वकीलों और गवाहों के बिना भी मुकदमे की कार्रवाई जारी रख सकती थी। 5 महीने के मुकदमे के बाद फैसला सुना दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। क्रुद्ध लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और सारे देश में हड़ताल की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आम सभा में इस फैसले की कड़ी निंदा की। भगत सिंह ने फांसी की कोठरी से सरकार को एक चिट्ठी लिखी। हम जंगे आज़ादी के सिपाही हैं, इसलिए हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, माता विद्यावती और भाई उनसे मिलने गए। भगत, तुम रहम की दरखास्त क्यों नहीं करते? पिताजी, यह कैसे हो सकता है? आज़ादी के सिपाही दया की भीख नहीं मांगा करते। भगत सिंह का वकील भी उनसे मिलने आया। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इच्छा अनुसार क्रांतिकारी लेनिन नामक पुस्तक ले आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताएं। मेरी इच्छा है कि मैं इस धरती पर फिर से जन्म लूं और मातृभूमि की सेवा कर सकूं। 23 मार्च 1931 भगत सिंह गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की ओर गए। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। फांसी के तख्ते पर चढ़कर तीनों ने जल्लाद की रस्सी को चूमा। इनकलाब जिंदाबाद। उनके मृतक शरीरों को रात के अंधेरे में फिरोजपुर के निकट सतलुज के किनारे पेट्रोल जलाकर डाल दिया गया। किसी न किसी तरह यह खबर लोगों को मिल गई और हजारों की संख्या में लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रातः ही सतलुज के किनारे पहुंच गए। शहीदों
कि चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।